गीज़ा पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से लेकर हज़ारों साल पहले लिखी जाने वाली हेरोग्राफिक्स पर मॉडर्न हेलीकॉप्टर और यार्ड्स के पाए जाने तक इजिप्ट की ज़मीन कई मिस्ट्रीज से भरी हुई है, जिसको देखकर इंसानियत कल दंग रह जाती है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्ट के कदीम शहरों में एक शहर जो कि आइबाइडस के नाम से जाना जाता है, जिसकी एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबो गरीब चीज़ उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ताहाल लकड़ी से बना स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक ने खा रखा था और खोखला कर रखा था। इसकी हकीकत जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने ईयर 2000 में यहाँ खुदाई का काम शुरू किया। यहाँ खुदाई बहुत ही देखभाल कर करनी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा सकती थी। जो चीज़ रेत के अंदर से निकल कर आई वो मामूली चीज़ नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस बोट का आखिर क्या काम था? मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए खोज अभी तक चल रही थी तो मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 बोट्स थी जिनको एक साथ लगाकर यहाँ रेगिस्तान में दफन किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ताहाल बोट्स को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अनसॉल्व भी रह जाएगी। ये सिर्फ उन लकड़ी के कुछ सैंपल्स की मदद से मालूम करने में सफल रहे कि ये बोट्स 5000 साल पुरानी है, यानी गीज़ा पिरामिड बनने से भी 500 साल पहले की। यह अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफ़ी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार टेक्नोलॉजी स्कैनिंग की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका 3D मॉडल बना सके। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया था वो कुछ इस तरह दिखता था। इंसानी इतिहास में अब तक का ये सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60-70 फुट लंबी बोट जिनको एक दूसरे के साथ ऐसे लगाया गया था एहतियात के साथ कि जैसे ये एक पैरेलल वे में खड़ी हो। जिस जगह ये बोट्स खड़ी थीं उसको देखकर तो ऐसा सबसे पहले ख्याल आ रहा था कि क्या ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा था। तो एक्सपर्ट ने देखते साथ ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे पर भी खड़ी होती तो वो अधूरी पोजीशन में होती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले एकदम सीधी खड़ी हैं, जिसका साफ मतलब ये था कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने साथ ही साथ आसपास के पूरे लैंडस्केप का अच्छी तरह से मुआयना भी किया था, पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हो रहा था कि नाइल रिवर कभी यहाँ से गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट्स किसकी थी? और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ नहीं आई तो फिर इनको रेगिस्तान तक क्यों और कैसे लाया गया? एक हिंट उस टाइम मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक की मदद से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोइंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल रॉक बोट्स होती हैं। इनको डिज़ाइन गौर से देखा जाए तो लकड़ी की तख्ती को रस्सी से जोड़ कर बड़ी ही महारत के साथ बनाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट्स से काफ़ी अलग और एडवांस थी। इसमें लकड़ी की तख्तों को अंदर से काट कर अलग एंगल में लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसा बनाया गया था। एंशियंट इजिप्ट में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जो इस तरह की बोट्स को रख सकता था और वो था एंशियंट इजिप्ट किंग मतलब फ़ेरो। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की स्टेट ऑफ आर्ट बोट्स को ऐसे रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। पर सवाल ये आता है कि आखिर इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया? अब आइडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास की छानबीन शुरू कर दी थी। जिस जगह पर ये बेड़ा दफन हो रखा था उसके आसपास एक बहुत बड़ा मिट्टी का ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर भी मौजूद था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतनी बड़ा स्ट्रक्चर एंशियंट इजिप्शियन की इबादत गाह लगता है जहां वो अपने खुदा यानी फ़ेरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ से ऐसी मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए थे जिनमें खाना या शराब डाला करते थे। इन बर्तन की कार्बन डेटिंग ही इशारा दे रही थी कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोट्स को बनाया गया। और जब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि इन 14 बोट्स की स्ट्रक्चर के साथ ज़रूर कोई इनका कनेक्शन है तो करीब से जब इन बोट्स को दोबारा मुआयना किया गया तो एक ऐसा इशारा मिला जो इस डिस्कवरी के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। बोट्स के इर्द गिर्द मिट्टी से बनी ईंटें लगाई गई थी
ईंटों की दीवार ठीक बोर्ड्स की कर्व के हिसाब से बनी हुई थी कि जैसे इनको खास बोर्ड्स के लिए ही बनाया गया हो। ये दीवार सिर्फ बोर्ड्स की साइड्स पर ही नहीं मौजूद थी, बल्कि उनके नीचे भी इसी तरह से ईंटें लगी हुई थी। जब ऑलरेडी बोर्ड्स के 3 साइड्स पर ईंटें लगी हुई हैं तो ज़रूर बोर्ड्स के ऊपर भी ईंटें लगी होंगी, जो कि वक्त के गुजरने के साथ साथ गिर चुकी थी। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब इन बोर्ड्स के ऊपरी हिस्से में ईंटें लगाई गई थी तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश कर रही थी। यह कुछ और नहीं बल्कि बोर्ड्स के ताबूत थे। जी हाँ, ममीज़ की तरह बोर्ड्स को भी 5000 साल पहले दफन कर दिया गया था और खूबसूरती के लिए इनके ऊपर वाइट लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी ताकि इन पर पड़े तो ये इस मिट्टी से भरे रेगिस्तान में दूर से ही चमकती हुई नजर आए। आपको यहाँ ये बताते चलें कि पिरामिड्स भी जब नए नए बने थे तो उनकी टॉप लेयर पर भी यही प्लास्टर लगाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट कई एविडेंस ऐसे ढूंढ चुके हैं जिससे ये जाहिर होता है कि एंशिएंट इजिप्शियन लाइमस्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए यूज़ किया करते थे। कई सालों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इन बोर्ड्स की मिस्ट्री को सुलझाने के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी एक बात तो जाहिर थी कि ये रिवर में बहकर यहाँ नहीं आई और इनका ये एडवांस डिज़ाइन ये बता रहा था कि ये बोर्ड्स किन की मलकियत थी। अब सिर्फ सवाल जो खड़ा हो रहा था वो ये था कि आखिर इन बोर्ड्स को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। जहाँ पर ये बोर्ड्स मिली वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक इजिप्शियन किंग का डोम भी मौजूद है, जहाँ पर फ़ैरो को मरने के बाद रखा जाता है। और ये डोम भी उसी दौर में बनाई गई थी जिस दौर में इन बर्तन और इन बोर्ड्स को बनाया गया था। इस डोम में ना सिर्फ फ़ैरो की मम्मी को रखा गया था बल्कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं इनमें किंग के करीबी यानी फ़ैरो के करीबी साथियों को रखा गया था, वो भी सेम उसी वक्त उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी। जी हाँ, किंग के ऑनर में किंग के करीबी लोग उसी दिन अपनी जान देकर अपने किंग यानी अपने खुदा के साथ दफन हो गए थे। इनका ये यकीन था कि मरने के बाद वाले सफ़र को आसान बनाने के लिए किंग की सारी दौलत, उसका सामान और हत्ता कि उसके नौकरों को भी उसके साथ उसी दिन दफन कर दिया जाए। तभी इन बोर्ड्स को भी किंग के साथ बहुत ही शान और शौकत के साथ इन ताबूत में रखा गया था। ये एक ऐसी रस्म है जिसको इजिप्ट के बाहर वाले टॉम में भी नोटिस किया जा चुका था। ज़्यादातर इजिप्शियन फ़ैरो की टॉम्स को लुटेरे लूट चुके हैं। 1922 में किंग ऑफ वैली में ज़मीन कई फुट नीचे किंग टूटनखामुन की टॉम मिली थी जो कि लुटेरों से महफूज थी। उधर किंग का सारा सामान, सारा खजाना मौजूद था जो कि बिल्कुल अनटच्ड हालत में था। और टूटनखामुन की खजानों में भी 35 बोर्ड्स के इसी तरह के मॉडल्स बरामद हुए थे। टूटनखामुन की टॉम मिलने के बाद ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी कि इन बोर्ड्स को यहाँ क्यों रखा गया था, क्यों आखिर इन बोर्ड्स को ताबूत में शान शौकत के साथ दफन किया गया था। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।